उबर इसलिए बनना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ओके इंडिया तक मैं नहीं रुकने वाला। MCA बीटेक वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है। जो कंपनी का सबसे टॉप पे बैठता था ना, मैं उसका काम ऑब्जर्व करता था कि वो क्या करता। 22% ही लोगों को पता है कि जूतों पे ड्राई क्लीन होती है। जूता कहाँ पहुंचा, क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहे हो तुम्हें? भाई अगर मेरा 25,000 का जूता 3 दिन के लिए चाहिए ना, तो मैं तो बार बार देखूंगा। 8th क्लास के बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो ये आने वाले 10 साल में दिस मार्केट विल बिकम $45 बिलियन। और अकेले तुम ही बादशाह होंगे। और मैंने सबसे पहले ये पूरा इनोवेट किया है। पिछले इतने दिनों से इतने सारे पॉडकास्ट फॉलो कर रहा हूँ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, वो लोग आते हैं जिनके फॉलोअर्स हैं। तो मैंने सोचा कि यार उन लोगों का क्या जिनके पास अच्छी स्टोरीज है लेकिन बताने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, तो मैं उन सबको प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। तो आज के पहले पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आमिर सोहेल, जिन्होंने कर दिया है इंडस्ट्री में खेल। ये खेल क्या है बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन आमिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू भाई, थैंक यू। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा बैकग्राउंड बताओ अपने बारे में। ओके, सो माय नेम इज आमिर सोहेल मेरा पूरा नाम है, और सवाई माधोपुर मेरा होम टाउन है। मैं सवाई माधोपुर से हूँ बेसिकली। अभी मैं IT में जॉब कर रहा था 10 साल से। हाँ। और अभी रिसेंट में लाइक 1 month बैक मैंने अपना जॉब भी ड्रॉप कर दिया है। तो अभी मैं खुद का ही स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ, खुद के आइडिया पे। ओके, लास्ट एजुकेशन क्या है आपकी? 12th में मेरे पास आर्ट्स था, उर्दू, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था। मैं उसी के बाद से मैंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था जयपुर में। और टेक बैकग्राउंड कुछ नहीं था मेरा, MCA बीटेक वगैरह मैंने कुछ नहीं किया है। तो ये एप्लीकेशन तुमने कैसे बना दिया यार? तो भाई वो 10 साल मैंने जो काम किया है, जो सीखी है चीज़ें टेक में, उसको यूज़ करके। अभी आपको एक बात बता दूं कि आमिर एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं जो लोगों के जूते धोएगी। जो आप इतने महंगे महंगे जूते यूज करते हो उनका ख्याल रखने की इन्होंने सोची है, और टेक बैकग्राउंड इनका बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यार एक एप्लीकेशन तुमने डेवलप करी, ये पूरा सिस्टम बना दिया, कहीं तो सीखा होगा? खुद से ही सीखा है मोहित भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक्सपीरियंस था, जितना भी मैंने 10 साल जो अलग अलग कंपनीज में अलग अलग जिन लोगों से जो सीखा है, मैंने उन चीज़ों को यूज़ किया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैंने खुद से स्ट्रगल करके सीखी है, क्योंकि चीज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं पता था कौन सी लैंग्वेज कैसे क्या होती है। तो धीरे धीरे काम कर करके मैंने खुद से सब कुछ सीखा है। 8th क्लास के बाद से मैं जॉब कर रहा हूँ। और 8th क्लास की जब समर वेकेशंस हुआ करती थी, तो उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 का एंड और 16 की शुरुआत की ये बात है। तो 8वीं क्लास या 9वीं क्लास की मेरी समर वेकेशंस लगी थी। तो मुझे पैसे का, मैं बहुत ऑब्सेस्ड हूँ मनी से। मुझे स्टार्टिंग से पैसे कमाने का बहुत शौक रहा है। होते ही नहीं थे वो एक अलग बात है, लेकिन शौक हमेशा से रहा है बचपन से। तो सबसे पहले मैं शौक है तो लोगों को तो पता नहीं क्या क्या शौक होता है, सिर्फ पैसे का शौक है। सबसे पहले मैं कैनोपी लगा के उस वक्त एयरटेल की सिम बेचा करता था रोड पे, जिसमें 5 रुपए की सिम आती थी, 25 रुपए का बैलेंस और 50 MB इंटरनेट आया करता था। उस वक्त मैं सिम कार्ड बेचता था। फिर उसके बाद मैंने जियोनी सर्विस सेंटर में जॉब करना स्टार्ट करा। वहाँ मैंने मोबाइल ऑपरेटर एज ए कंप्यूटर पे बैठ के जॉब करना स्टार्ट करा। फिर हर कंपनी में ये मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है। जो कंपनी का सबसे टॉप पे बैठता था ना, मैं उसका काम ऑब्जर्व करता था कि वो क्या करता है, जो टेक में सबसे बेस्ट होता था, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी में जाना था। ऐसे करते करते मैं बहुत अलग अलग डेजिग्नेशंस में मेरे प्रमोशंस हुए। अलग अलग बच्चों को मैंने। तुम्हें सिखा कौन रहा था? मैं खुद से सीखता था। कहाँ पे? यूट्यूब से। मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकली उस 2-2.5 महीने की कोचिंग के बाद मैंने कभी किसी से कोचिंग नहीं ली, और मैंने खुद से सीखा है। बस मुझे एक आइडिया चाहिए होता था कि ये करके कुछ स्ट्रीम या लैंग्वेज होती है, इसको करने से ये चीज़ बनती है और इसको करने से बहुत स्कोप होगा। तो मैं उसी चीज़ को पढ़ने लग जाता था। यूट्यूब से जाता था, उसका कोर्स डाउनलोड करता था, उसको 2-3 दिन में एनी हाउ पढ़ के, फिर 2-3 दिन उस पर प्रैक्टिकल करके, पढ़ के नहीं जस्ट प्रैक्टिकल करके। और जब मुझे कॉन्फिडेंट होता था तो मैं कंपनी में बोलता था मुझे इस पे काम देना स्टार्ट करो, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ, मैं तो इसी पे काम करूंगा। तो वो लोग कंपनी वाले दे भी देते? कंपनी वाले दे देते। ये नहीं कहते यार हमने तेरे को जिस हायर किया है तो वो काम कर। नहीं, मैं इस चीज में बहुत लकी रहा हूँ कि मैं हमेशा ऐसी कंपनीज में गया हूँ जहाँ पर वो ओपन टू वर्क है, कि अगर मैं उनको जाके कुछ बोलूंगा ना कि इस चीज में मजा नहीं आ रहा है, मैं तो नहीं करूंगा, आपको अगर ये हाई टेक्नोलॉजी वाला काम करवाना है तो मुझे दे दो, तो मैं ये कर दूंगा। तो मैं ऐसा रहा हूँ। फिर ऐसे करते करते जब वो उस कंपनी में भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता था, तो वो कंपनी भी मैं छोड़ देता था कि मज़ा नहीं आ रहा इस कंपनीज में। अगर वो होता है ना, किसी क्लास में अगर आप सबसे इंटेलिजेंट हो तो आप यूर इन अ रॉन्ग क्लास वाला सीन होता था। कितना खुला जी है यार तू, है कि मुझे तो यार ये करना है, मैं छोड़ दूंगा,
मेरे को मजा नहीं आ रहा। मजा नहीं आ रहा। लोग अपने आप को भूल जाते हैं कई बार कि करते रहते हैं कि काम, भले ही उस चीज में उसको मजा नहीं आ रहा हो, बट वो सैलरी उठाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर तेरे जीवन में मजा प्रायोरिटी पे कि भैया मेरे को जिसमें मजा नहीं आया वो मैं काम नहीं करूंगा। काम नहीं करूंगा। क्या बात। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि मैं 3,000 कमा रहा हूँ, मेरे साथ 15,000 कमाता था ना, तो लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं थोड़ा सा, यार मेरी फील्ड में कुछ नहीं है, चलो उसमें करना है। मैं ऐसा था, मुझे पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मैं तो वही करूंगा जिसमें मुझे मजा आना चाहिए। कोडिंग मेरा पैशन था, जबकि मैं कोडिंग बैकग्राउंड से था भी नहीं। हाँ। कर करके इतना मजा आने लगा कि मैं उसी में रात दिन आंखें एकदम अंदर चल गई और पढ़ाई में लगा हुआ हूँ, किसी से कुछ नहीं। स्टार्टिंग का फेज तो बहुत स्ट्रगल वाला रहा है मोहित भाई, क्योंकि उन बच्चों को बीट करके आना था जो माँ बाप के 15-15 लाख लगा के बीटेक करके इंजीनियरिंग करके पता नहीं अलग अलग कॉलेजों से आ रहे हैं। उन बच्चों से मैंने कंपटीशन फाइट किया है और उन बच्चों को पीछे करके उनको मेंटरशिप दी है कंपनीज में, क्योंकि वो कंपनीज हमारी जब कॉलेज में जाती थी तो वहां से बच्चे लेके आती थी, तो वो जब बच्चे कंपनी में आते ना तो मैं उनका मेंटर बनता था। क्या बात है। और 12th पास लड़का उन लोगों का मेंटर है जो अच्छी खासी स्टडी करके आए हैं। और मेरे लिए सबसे लाइफ का प्राउड मोमेंट होता है कि जब मेंटर बनते हैं तो एक बाद में सर्टिफिकेट मिलता है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे एक फोटो भेजी थी, उसमें उसका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट था, उसमें मेंटर में मेरा नाम था मिस्टर आमिर सोहेल। तो वो मुझे ऐसा था कि यार मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया, फील कर दिया मैंने लाइफ में। और बच्चे मुझसे पूछते भी थे कि सर आपने मतलब क्या क्या पढ़ाई करी है, मतलब यू आर वेरी शार्प इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या है, कौन से हम तो उस वाले बैच आउट से पास है, आप कौन से हो। तो मुझे नहीं पता बैच आउट क्या होता है, सेमेस्टर्स क्या होते हैं, इंजीनियरिंग क्या होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। इवन मेरे पास जो खुद का सब्जेक्ट था उसमें भी बहुत ही लो था। हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, लेकिन मुझसे हिस्ट्री में कुछ पूछ लो मुझे नहीं पता। अभी कहाँ काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी मैं एक बॉस्टन की कंपनी थी उसके लिए काम कर रहा था, बट जब मैंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया तो दो चीजें बिल्कुल नहीं मैंने जो पारी थी। यार ये जो बॉस्टन वाले हैं ये एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं देखते क्या? नहीं, वो मैंने एमएनसीज में काम किया हुआ था तो प्रीवियसली। ठप्पा लग गया। हाँ, कि अब तो भैया ये इसकी एजुकेशन बैकग्राउंड तो देखो ही मत। इवन आई कैन अप्लाई इन गूगल, देयर वोंट बी एनी इशू। अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, बट अब नहीं करना। क्या करना है? करना मुझे खुद का ही था, मतलब मुझे अपनी स्किल्स को यूज करके रियल टाइम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का मेरा एक ऐसा प्रोडक्ट था, तो वो मुझे बनाना था। क्या प्रॉब्लम मिली और क्या सोल्यूशन निकाला तुमने? प्रॉब्लम ये मिली भाई कि जिन लोगों के पास बहुत अच्छे एक्सपेंसिव स्नीकर्स होते हैं, जिनकी कॉस्ट 2,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक के जो जूते पहनते हैं अच्छे खासे, वो लोग उन जूतों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। मेंटेन इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग में अगर मैं बोलूँ, हाइजीन में बोलूँ, तो वो गंदे हो जाते हैं, तो वो मेंटेन नहीं हो पाते हैं। मैं भी अपने घर में जब जूते साफ करता हूँ वो और गंदे हो जाते हैं। हाँ, बहुत मतलब यार मैं हमेशा सोचता हूँ कि यार मैं इसमें कुछ कर लूं। मुझे किसी ने बोला कि कोलगेट से साफ, कोलगेट से साफ, तो मैंने कोलगेट से कर लिए। फिर वो एक आता है वो जिससे ऊनी कपड़े साफ होते हैं, वो मैंने सोल्यूशन बनाया, उसमें सर्फ डाल के अपना कुछ बना दिया, तो जो जूते थे ना वो और गंदे हो गए। सबसे पहले तो मेरी प्रॉब्लम थी, और फिर मैंने लोगों से बात करना स्टार्ट करा इस प्रॉब्लम के बारे में कि आप कैसे जूते क्लीन करते हो। जिम में मैं जिम जाता था एनी टाइम में, तो वहाँ अच्छे खासे लोग आते थे, मैं उनसे पूछता था। क्लबिंग मैंने बहुत की अपनी लाइफ में, पार्टीज लवर रहा हूँ, तो क्लब में हर दूसरे लड़के से जिसके पैर में अच्छे जूते दिखते थे मुझे कि ये 25,000 का जूता, इससे बात करनी पड़ेगी कि ये कैसे मेंटेन कर रहा है। क्लब में लोग कुछ और देखते, तुम जूते देख रहे थे। मैं अभी हाल फिलहाल मेरा मोटो ये था कि मुझे ये करना है, तो मैं लोगों से पूछता था। आप तो उनका भी यही स्टोरी होती थी कि भाई कोलगेट से ही साफ करते हैं या कोई टावल वावल लेके उससे साफ कर देते हैं, बट नहीं हो पाता। तो फिर समवेयर मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो सबकी ही प्रॉब्लम है। और गुड़गांव, दिल्ली, चंडीगढ़, मेट्रो सिटीज जो है, बैंगलोर, उनमें लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो लोग टेक में काम करते हैं उनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, बट टाइम बिल्कुल नहीं होता। और मुझे ऐसा लगा कि आज के टाइम पे लोग 15 रुपए के प्याज 70 रुपए में ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो देने आ जाता है घर पे, सुविधा कन्वीनियंट मिल जाता है उनको। कहना कि 70 रुपए की थाली आप जोमेटो से 250 रुपए में खा रहे हो, सुविधा, पैसा बहुत है, टाइम किसी के पास नहीं। राइट राइट राइट। तो मैंने ये सोचा कि ऐसा स्पेसिफिकली इंडिया में किसी के पास कुछ नहीं, और फिर मैंने स्टडी करना स्टार्ट करा कि कितने लोग इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग पीपल। तो मुझे पता लगा कि 99% लोगों को ये पता है कि कपड़ों पे ड्राई क्लीन होती है, लेकिन देयर इज अ रेशियो 22% ही लोगों को पता है कि जूतों पे ड्राई क्लीन होती है। बाकी के लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है कि जूतों पे ड्राई क्लीन होती है। यार मैंने बाहर की कंपनीज देखी है जो जूतों को अच्छी तरह धोती हैं। हाँ, इंडिया में भी, मुंबई में है कहीं? मुंबई में कंपनी नहीं है कोई ऐसा, मान लो कि एक स्पेसिफिकली कोई शॉप है, उसका नाम बन गया, तो वो स्पेसिफिकली मुंबई तक लिमिटेड है। गुड़गांव में 2-3 शॉप्स हैं। पे इन इंडिया लेवल पे कोई कॉमन ब्रांड अभी तक नहीं आया इसमें।
कुछ ब्रांड्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो स्पेसिफिकली शूज में काम नहीं करते हैं, वो लॉन्ड्री में काम करते हैं। वो सब कुछ क्लीन करते हैं, आपके बेड शीट हो गई, पिलो हो गए, पैंट शर्ट जो भी करना है, 3 पीस, वो सब ड्राई क्लीन करते हैं। तो जो 22% लोग हैं वो अभी तक इंडिया में कहाँ से ड्राई क्लीन करवा रहे हैं, वो उन्हीं लोगों से ड्राई क्लीन करवा रहे हैं जो लॉन्ड्री का काम करते हैं, लॉन्ड्री के केमिकल्स से ड्राई क्लीन करते हैं, उन्हीं से अभी तक जूते ड्राई क्लीन हो रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा ओपन करना चाहिए जो स्पेसिफिकली सिर्फ स्नीकर्स हेड के जो लोग हैं, जो जेन ज़ी जनरेशंस में आते हैं, जो मेरा ऑडियंस टारगेटेड है, सिर्फ उन्हीं के लिए हो। शूज पे हम काम करेंगे। शूज के अलावा मेरे को कितना ही कुछ हो जाए, मैं दूसरी चीज कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिर्फ हमेशा शूज पे ही फोकस करूंगा, ये मैंने सोच लिया। ठीक है, फिर मैंने मार्केट रिसर्च करी, कितना बड़ा मार्केट है, देन आई फाउंड कि 2023 तक में ये इंडिया में फुटवेयर इंडस्ट्री का $17 बिलियन का मार्केट था। और जिस हिसाब से डेली बेसिस पे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन पे डेली जिस हिसाब से जूता बिक रहा है ना, जो रेशियो आ रहा है, CGRP इसको बोलते हैं, कंपाउंड रेट एनुअल रेट, जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो ये आने वाले 10 साल में दिस मार्केट विल बिकम $45 बिलियन, इंडिया का। और अकेले तुम ही बादशाह होंगे। और मैंने सबसे पहले ये पूरा इनोवेट किया है। तो ये एप्लीकेशन तुम्हारी काम कैसे करती है? कैसे मतलब जूते देने जाना पड़ता है? नहीं, ये पिकअप एंड ड्रॉप इसमें अवेलेबल होता है। इसमें हम कन्वीनियंट देते हैं, जोमेटो एंड स्विगी की तरह हमारा ड्राइवर आपके घर पे आएगा और क्लीनिंग के बाद आपको घर पे ही देके जाता है। तो ऐसा उसमें होता है। इसमें बेसिकली 3 तरह की एप्लीकेशंस होती है। एक होती है कस्टमर के लिए, जिसमें कस्टमर अपनी कैटेगरीज देखता है कि मेरे पास कौन सी कैटेगरी का जूता है, उसको कब ड्राइवर बुलवाना है, कब पिकअप लगवाना है, कौन कौन से कूपन्स उसके लिए अवेलेबल हैं। लेकिन यार आजकल जूते 1.5 लाख रुपए के होते हैं, कैसे हम किसी ड्राइवर को दे दें? उसके लिए पूरी सिक्योरिटी वगैरह मैंने सब कुछ ऑथराइज किया हुआ है। जो हमारे ड्राइवर काम कर रहे हैं, पहली चीज़ तो मैंने कोई थर्ड पार्टी किसी कंपनी से टाइप नहीं किया कि आपके बंदे हमें दे दो। जो ड्राइवर है वो मेरे खुद के हैं, खुद के सिस्टम में सब कुछ होता है। और उनका मैं पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ करवाता हूँ। जैसे अगर कोई वेंडर भी होगा तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन होगी, अगर कोई ड्राइवर होगा तो उसके पूरे लीगल टर्म्स हमारे पास साइन होते हैं, उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, कहाँ है सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें हम अपने सिस्टम में पहले ऐड करते हैं, तब जाके हम ड्राइवर का एक लॉगिन जनरेट। अभी वेंडर की एप्लीकेशन क्या करती है? भाई वेंडर की एप्लीकेशंस रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि सपोज करो एलीट हब पे क्लीनिंग के टाइम हमारे पास शूज़ आता है, तो हम शूज़ को सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं कि कौन सा शूज़ कौन से केमिकल से धुलना है, कौन सा इसमें फैब्रिक लगा हुआ है। और इंस्पेक्शन में ये भी हम देखते हैं कि अगर कोई जूता ऑलरेडी 5 साल पुराना है, बहुत ज़्यादा घिस चुका है, तो उसको हम क्लीन नहीं करते, क्योंकि देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि कुछ लगाने से वो कट जाए, बाद में ऐसा हो जाए, तो हम वो उसको क्लीन नहीं करते, उसको वहां से उसकी क्लीनिंग पॉज कर देते हैं। तो वो पॉज करने का जो सिस्टम होता है वो वेंडर की ऐप से होता है। क्लीनिंग पॉज होते ही एक रिक्वेस्ट जाती है कस्टमर सपोर्ट के पास। ओके। कस्टमर सपोर्ट वाले फिर कस्टमर को कॉल करके पूछते हैं कि सर आपका शूज ना अभी क्लीनिंग में पॉज हो रखा है, उसका रीजन ये है, या तो इसमें कुछ भी A to Z चीज़ों से वो क्लीनिंग फेस में रुक सकता है। तो वो रिक्वेस्ट कस्टमर की सपोर्ट में जाती है, कस्टमर सपोर्ट वाले कस्टमर को कॉल करते हैं, उससे सारी चीज़ें पूछते हैं। अगर वो अग्री होता है तो कस्टमर सपोर्ट वाले उस रिक्वेस्ट को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करते ही वापस वेंडर की ऐप में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आप क्लीनिंग कंटिन्यू कर लो। अब जब क्लीनिंग कंटिन्यू होती है तो जो भी क्लीनिंग का जो फेसेस होते हैं, जो स्टेप्स होते हैं कि अभी क्लीनिंग में है, क्वालिटी चेक में है, वो सारे स्टेटस अपडेट करने का काम वेंडर ऐप का होता है। किसी को इंटरेस्ट भी होता है कि मेरा जूता कहाँ पहुंचा, क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहे हो तुम्हें? मतलब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहे हो? भाई अगर मेरा 25,000 का जूता 3 दिन के लिए चाहिए ना, तो मैं तो बार बार देखूंगा कि व्हाट्स गोइंग ऑन विद माय शूज, अभी कहाँ है, किसके पास है, मेरे पास कब तक आएगा। तो वो क्यूरियोसिटी हर आदमी के अंदर रहती है, तो उसको हम नोटिफिकेशंस भेजते हैं। वो नोटिफिकेशन भेजने का काम वेंडर ऐप का होता है कि Okay. क्लीनिंग में है, हाँ. क्लीनिंग वाला फेस पास हो गया, अब टेस्टिंग में है, क्वालिटी चेक हो रही है आपके शूज की, ये मेरा जूता धुल रहा है। उसके हम बहुत प्यारे प्यारे से कस्टमर को नोटिफिकेशन भेजते हैं। फिर कस्टमर को लगता है हाँ क्वालिटी चलो एटलीस्ट चेक हो गई। फिर जब रेडी टू डिलीवर में आता है तो हम नोटिफिकेशन भेजते हैं। नोटिफिकेशन भेजने के साथ साथ ऐप पे एक पूरा इंटरफेस है जहाँ पर आपके जूते की फोटोज वगैरह दिखती है, जो कलेक्ट किया था और स्टेप से कब आ रहा है, कौन सा ड्राइवर ला रहा है, क्या OTPs है, वो सब देखते हैं। ऑल्सो हम ना कस्टमर से जूता कलेक्ट करने से पहले उसकी फोटोग्राफ्स लेते हैं हर एंगल से, ताकि बाद कस्टमर की शूज अच्छा जूते, ताकि बाद में क्लीनिंग के बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। कस्टमर हमसे ये नहीं बोलते कि इसमें ये था, ये मिस हो गया, या यहाँ पर दाग नहीं था, आपने क्लीनिंग के बाद। वो इंश्योरेंस वाले जैसे करते हैं, हम चारों तरफ से गाड़ी को खींच के देखते हैं कि भैया तुम्हारा क्या ताकि था। बाद में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना तो कस्टमर की साइड से हो ना हमारी साइड से हो, तो उसके लिए हम उन चीजों को ट्रांसपेरेंट रखते हैं। ओके, तो तुम्हें, मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का जूते वाला जोमेटो बनना है। हाँ, जोमेटो उबर बनना है बेसिकली। हाँ, जोमेटो में तो फिर तो जूते खा लेंगे ना लोग। हाँ, उबर इसलिए बनना है कि वो इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ओके, तो इंडिया तक मैं नहीं रुकने वाला। क्या बात है। अभी तक कहाँ तक सेटअप किया तुमने? अभी 4 दिन हुए हैं इसको लाइव गए। हाँ। 4 दिन में भी मैं जयपुर देख रहा हूँ, जयपुर का मार्केट देख रहा हूँ। 2 या 3 महीने में आई विल बी ओपन फॉर ऑल दी T1 एंड T2 मेट्रो सिटीज, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई,
गुड़गांव बहुत पैसा लग जाएगा तुम्हारा तो। एक्सपेंशन में पैसा लगेगा, बट किसी को तो मेरे विजन में थोड़ा होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा, तो उसी के लिए। बाकी जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं एक्सपेंड करने की ट्राई करूंगा। वो क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो तुम्हें बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा कि जो तुम्हारा विजन है, जो तुमने प्रॉब्लम निकाली है, वाकई में है। लोग अपने जूतों को साफ रखना चाहते हैं और महंगे महंगे जूते खरीदते हैं, तो बेस्ट ऑफ लक है आपको। थैंक यू भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं, तुम बहुत तरक्की करो। आज तुम्हारा जयपुर में एक छोटा सा आपने खोला है, अब पूरे इंडिया में अब जा रहे हो, तो टीम बहुत ज्यादा लगने वाली है। बिल्कुल। तो मुझे ये बात बताओ कि जो लोग अभी स्टडी पर इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि तुमने इतना कुछ टेक्निकल सीखा नहीं था करेक्ट। और सब कुछ यूट्यूब से ही सीखा है। इस वक्त कई सारे लोग होंगे जो कॉलेज में होंगे या फिर 12th पास करके कॉलेज में जाने वाले होंगे। वो लाइफ में तुम्हारे जैसे बनने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली चीज़, अपनी स्टडी को या किसी भी चीज़ को, उस चीज़ का बोलना वो सबसे बुरी बात मैं मानता हूँ कि आप कभी भी किसी को ये मत बोलो कि मैंने स्टडी नहीं करी इसलिए मैं यहाँ नहीं पहुँचा। ऐसे मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे ज़्यादा पढ़ाया नहीं इसलिए मैं आईटी में नहीं आ सकता, लेकिन उनका जितना बेस्ट वो कर सकते थे उन्होंने वो किया। उन्होंने जितनी अच्छी एजुकेशन मुझे दिलाना चाहिए उन्होंने दिलाई, जो मेरे लिए किया वो किया। आदमी को हर चीज़ खुद से ही करनी होती है। अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग देन यू विल डू इट, अदरवाइज हर आदमी एक्सक्यूज़ ही बनाता है कि यार वो नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो कभी भी एक्सक्यूज़ मत बनाओ। लाइफ में अगर आपको कुछ करना है ना, अगर आपने माइंड में बिठा लिया कि हाँ मुझे करना है, तो फिर आप कर ही लोगे। अगर वो तो फिर दुनिया 100 बातें कि मुझे नहीं करना है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल है। आज मेरे पास, मुझे नहीं पता मेरे अगले महीने की सैलरी कैसे आएगी, क्योंकि मैंने जॉब ड्रॉप कर दी है, क्योंकि मुझसे 2 स्टार्टअप और जॉब नहीं पैरेलल में मैनेज कर पा रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत ज़्यादा नींदें नहीं आ रही थी, तो मैंने जॉब ड्रॉप कर दी। अब मेरे को नेक्स्ट मंथ का सैलरी नहीं आएगा। फाइनेंशियली मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करूँगा। 80,000 रुपीज़ की मेरी पर मंथ की इंस्टॉलमेंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब मैं या तो बोल दूँ यार मेरी जॉब नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, तो एक्सक्यूज़ तो लाइफ में देना ही नहीं चाहिए। वो टाइम आता है ना जब हर चीज़ का प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। अगर लाइफ में किसी भी चीज़ का प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रहा है तो वो प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज एवरी प्रॉब्लम कम विद देयर सॉल्यूशन।